गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक चल रहा था, ठीक है। उसमें हमारी एक फॉर्म बची है अभी, कोडेड फॉर्म। ठीक है, कोडेड फॉर्म वैसे ज़्यादा कुछ कम है नहीं उसमें, उसके हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे एंड देन भाई जो हमारे पजल फॉर्म या पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं उसके ज़्यादा फोकस देंगे, उनको ज़्यादा आता है। बट पजल फॉर्म भी कैसे की जाती है, क्या उसका ट्रिक होता है, कैसे की जाती है, देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन मेरे पास जैसे हमारे पास आपको सिंबल्स दिए हुए जैसे a प्लस बी इज a हस्बैंड ऑफ बी, मतलब प्लस का मतलब हस्बैंड हो गया। देन a ये साइन है b का, इसका मतलब सिस्टर हो गया। हैश दिया हुआ है तो हैश का मतलब ब्रदर हो गया, परसेंट का मतलब डॉटर हो गया। अब हमें बोला होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेट्स दैट ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ एम। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ एम बताना। हमें ये ऑप्शन दिए हैं कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट होगी जिसमें ए जो होगा वो एम का क्या होगा, ग्रैंडफादर। अब देखिए यहाँ तो आप एक एक करके ड्रॉ करिए इनको, यहाँ तो आप एक एक करके ड्रॉ करिए इनको, ठीक है। तो वहां से आपका सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन उसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा चला जाएगा, तो हम उससे पहले लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम जितने सॉल्यूशंस को एलिमिनेट कर सकते हैं हम उनको एलिमिनेट करेंगे एंड देन लेटर ऑन हम क्या करेंगे, उसमें अपना आंसर टिक करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। मुझे क्वेश्चन में बोला है कि ए इज अ ग्रैंडफादर ऑफ एम, तो ए इज अ ग्रैंडफादर मतलब ए का जेंडर मेल आ गया। तो पहले मैं देता हूँ ए के साथ क्या, अगर ए डॉलर भी लगे तो डॉलर का मतलब क्या लगा हमारे पास, डॉलर लिखेंगे ना, ए डॉलर बी इज द मदर ऑफ बी। एक हमारे पास क्यों है, ए डॉलर बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। तो डॉलर का मतलब है मदर, तो मतलब ए का जेंडर होगा फीमेल, तो यहाँ से सीधा सीधा एलिमिनेट, ठीक है। ए परसेंटेज, बी परसेंटेज का मतलब डॉटर, अगेन ये भी क्या है, फीमेल। मेरे पास एक होना चाहिए ग्रैंडफादर, मतलब जेंडर क्या होना चाहिए, मेल, ये भी सीधे सीधे एलिमिनेट। बड़ी बार होता है क्वेश्चन हमारे पास दो ही एलिमिनेट होते हैं और दो में हम डाउटफुल होते हैं, तो हमें उन केस में दोनों सॉल्यूशंस की डायग्राम बनानी पड़ेगी। बट ये एक तरीका है जिसमें हम एलिमिनेट कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस को, टाइम बचेगा एलिमिनेट करने से। देन ए प्लस पी, प्लस है हमारे पास ए इज अ हस्बैंड। अब देखो हस्बैंड हो सकता है ना, बिल्कुल ए इज हस्बैंड ये हो सकता है हमारे पास। देन ए, ये जो साइन है आपका दिस ए इज अ सिस्टर, तो ए इज अ सिस्टर मतलब ए का जेंडर अगेन यहाँ पे फीमेल हो जाएगा, मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे तो सीधे सीधे हमारे पास हमारे तीन ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए बिकॉज ऑफ द जेंडर। लेकिन बड़ी बार होता है एक सिलेक्ट ए प्लस बी हस्बैंड होता है और एक सन भी होता, तो उस केस में हमें दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करनी पड़ती है और जो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वही हमारा आंसर होता है। तो मतलब इस केस में तो सीधा सीधा हमारे पास भी आंसर होगा। जो कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तीनों को, फिर उस केस में हमें ड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो ए जो है ए ही ग्रैंडफादर है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा तो वही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। आप अदरवाइज इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ करके भी आपका ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा कि ए जो है हमारा ग्रैंडफादर है, ठीक है। इसका एक दो क्वेश्चन और करते हैं।
देखिए हमारे पास अगेन सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास सिंबल्स दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, डिवाइड का मतलब सिस्टर, प्लस का मतलब मदर, माइनस का मतलब फादर। तो हमें बोलोगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस आर इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, मतलब आर नीचे ग्रैंड डॉटर मतलब आर का जेंडर फीमेल। तो मैं देखूंगा आर के साथ क्या लगा, डिवाइड, डिवाइड क्या है, सिस्टर, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन हो सकता है। देन उसके बाद आर का क्या लगा, माइनस, आर क्या आ गया माइनस, फादर, तो मुझे तो ग्रैंड डॉटर चाहिए, मतलब मुझे आर का जेंडर चाहिए फीमेल, लेकिन यहाँ पे आर माइनस भी आ गया, तो आर माइनस का मतलब होता है आर इज अ फादर, तो आर अगर फादर हो गया तो उसका जेंडर हो गया मेल, मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आर के साथ डिवाइड लगा हुआ, आर के साथ डिवाइड लगा तो हमारे पास आर इज अ सिस्टर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर माइनस, आर माइनस, तो माइनस आ गया हमारे पास फादर, ये भी हो सकता है। अब हमारे पास दो बच गए, ये वाला सोल्यूशन, ये वाला, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, यानी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, दो एलिमिनेट हो गए ना। अब हमें इन दो की डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। देखिए आर डिवाइड बाय एम, डिवाइड का मतलब सिस्टर, आर इज द सिस्टर ऑफ एम, एम प्लस, प्लस का मतलब क्या है, मदर, एम इज द मदर ऑफ के, के बाद माइनस, माइनस क्या है, फादर, के इज द फादर ऑफ बी, तो मैं चाहिए आर इज द ग्रैंड डॉटर। देखो आर तो ऊपर आ गया ना, मैंने आपको बताया था जनरेशन जो ऊपर होती है वो क्या होती है, ग्रैंड डॉटर तो नीचे होगी ना, ऊपर तो ग्रैंड मदर होगी, तो ये तो आर तो ग्रैंड डॉटर किसी भी एंगल से नहीं लग रही है, तो आर तो ग्रैंड मदर लग रही है मुझे भी, तो मतलब ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। तो जब ये गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन आंसर यही होगा। जब आपका पहले ही एलिमिनेट, ये दो हमने एलिमिनेट कर दिए, तीसरा अगर ड्रॉ करने से नहीं आया तो फोर्थ ड्रॉ नहीं करेंगे, आप सीधे टिक कर देंगे, हम ड्रॉ करेंगे लेकिन फोर्थ आप ड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन अगर एनोटिक ऑप्शन होता है नॉन ऑफ दीज, उस केस में आपको फोर्थ ऑप्शन भी ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है चारों के चारों ऑप्शन ना हो। तो अगर आप फोर्थ, अब हम ये वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, बी माइनस टी, माइनस का मतलब आ गया फादर, बी इज द फादर ऑफ टी, देन टी के बाद प्लस, प्लस आ गया हमारे पास मदर, टी इज द मदर ऑफ टी प्लस, टी इज द मदर ऑफ आर, एंड देन आर के बाद आ गया हमारे पास डी, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड सिस्टर, आर इज द सिस्टर ऑफ बी। अब देखिए इसमें तो हमें लग रहा है आर इज अ ग्रैंड डॉटर, बिल्कुल जी, आर जो हमारी ग्रैंड डॉटर है किसकी, बी की, तो हमारा ये सॉल्यूशन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो इस तरीके से होता है हमारे पास कोडिंग के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, फिर कोडिंग के इसी तरीके से होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कोडिंग वाले क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं हमारे पास, या बड़ी बार आपको पहले कोडिंग दे देगा, यानी कि ये तो देगा आपको, और यहाँ पे कोडिंग लिख दी होगी उसके रिलेटेड, ये चार फॉर्म्स आ गई हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देगा, P मल्टीप्लाई बाय Q, या फिर ऐसा लिख देगा R मल्टीप्लाई बाय S प्लस K डिवाइडेड बाय M। इस ऐसा कोडिंग रिलेशन लिख देगा और बता बोलेगा R का M के साथ रिलेशन क्या है, तो देखिए आप वही फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई फॉलो करेंगे, आप पहले ब्रदर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे मदर का, उसके बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे, तो उस तरीके से आप आर में रिलेशन बता सकते हैं। उसमें तो हमें एक ही डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, उसके बाद हमें एक ही डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी और उससे हमारा रिलेशन आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन में चार ऑप्शन होते हैं, हम चारों की डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, पहले हम एलिमिनेट करेंगे, जो हमारे सोल्यूशन बच जाएंगे उनकी डायग्राम ड्रॉ करके रिक्वायर्ड आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, बाकी इससे ज्यादा इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड सिस्टम प्लस the following means M is an absolute.
देखिए यही हमारा अगेन कोडिंग का क्वेश्चन। देखिए कोडिंग दिया हमारे पास मल्टीप्लाई ब्रदर डिवाइड सिस्टर प्लस का मदर माइनस का फादर। हमें बताना है कि एम इज एन एफ यू। एम इज एन एफ यू मतलब एम का जेंडर मेल होना चाहिए। तो देखिए एम के साथ मल्टीप्लाई लगा, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, ये ऑप्शन हो सकता है। देन एम क्या है मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन हो सकता है। हमें एम और आर बताना। एम क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ब्रदर, ये भी हो सकता है। एम क्या है प्लस, प्लस क्या है मतलब, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास एम क्या है प्लस है, प्लस का मतलब मदर है, लेकिन एम तो हमारा नेफ्यू होना चाहिए, नेफ्यू नेफ्यू मतलब मेल। अब देखिए अब हमें एम और आर में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ भी एम के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर आप पहला ड्रॉ करते हो देखो एम मल्टीप्लाई बाय टी, एम इज द ब्रदर ऑफ टी, मल्टीप्लाई का मतलब टी आ गया, देन उसके बाद आ गया प्लस, प्लस का मतलब फॉलो, टी इज प्लस का मतलब मदर, टी इज द मदर ऑफ जे, एंड डिवाइड का मतलब सिस्टर, जे इज द सिस्टर ऑफ आर। तो देखिए एम जो हमारा नेफ्यू आ रहा है, ये तो ऊपर वाली जनरेशन आ रही है, ये तो अंकल बन रहा है ना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिएगा मेरे पास एम का आर से रिलेशन ये नहीं आया, यहाँ पे भी, यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है, तो कर लेते हैं ड्रॉ, आर मल्टीप्लाई बाय के, आर इज द ब्रदर ऑफ ए, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब तो ब्रदर ही हमारे पास, ए देन उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब सिस्टर, के इज द सिस्टर ऑफ एम। अब देखिए यहाँ पे तो हमें आर और एम में रिलेशन चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आर और एम हमारा सेम सीरीज में आ गया। यहाँ पे एम इज अ नेफ्यू, नेफ्यू मतलब नेफ्यू अंकल ऊपर होना चाहिए या आंट ऊपर होना चाहिए, एक जनरेशन गैप तो आएगा, लेकिन यहाँ पे आर और एम तो सेम जनरेशन है क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, डिवाइड मतलब सिस्टर, तो ये ऑप्शन सीधा इनवर्ट हो गया क्योंकि वो सेम जनरेशन के आगे मैं आगे ड्रॉ ही नहीं करूंगा। यहाँ आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे वैसे कि मैं देखता मल्टीप्लाई का मतलब क्या है ब्रदर सिस्टर, तो दोनों में सेम ही जनरेशन, तो मैं वहीं से एलिमिनेट कर सकता था। हाँ ये तरीका भी था हमारे पास, लेकिन इसको मैं लगाया नहीं, चलिए छोड़िए। अब इसको डायरेक्ट ड्रॉ करके लास्ट के आर मल्टीप्लाई करके, मतलब आर इज द ब्रदर ऑफ ए, देन माइनस, माइनस का मतलब फादर, के इज द फादर ऑफ एम, देन मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, एम इज द ब्रदर ऑफ एम। देखिए हमारे को एम इज अ नेफ्यू, बिल्कुल देखो एम आ गया ना, एम का फादर, फादर का ब्रदर, तो एम इज द नेफ्यू ऑफ आर और आर इज द अंकल ऑफ एम। तो बिल्कुल हमारे पास ये सॉल्यूशन सही, ये रिक्वायर्ड नहीं है, से करें तो हमारा यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है। अब हम थोड़े से, अब कोडिंग के इतने क्वेश्चन ठीक है, अब हम इसको थोड़े से मिसलीनियस टाइप करते हैं जो पैराग्राफ वगैरह में आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है,
ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा है, इसका क्वेश्चन बाद में लिखता हूँ, पहले ये मेरे पास कुछ दिया हो, मुझे इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। हमारे देयर आर 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेरे पास टोटल मेंबर्स हैं 7 मेंबर्स है फैमिली के, 4 आर मेल्स एंड 3 आर फीमेल्स, मतलब टोटल 7 मेंबर्स है मेरे पास, उसमें से मेरे पास 4 है मेल और 3 है फीमेल। ठीक है, देयर आर 3 कपल्स, तो 3 कपल्स मतलब हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, मतलब 7 में से अगर 6 तो चले गए 3 पेयर में, मतलब हमारे पास 1% होगा जो अनमैरिड होगा। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है बी इज अ फॉर्मर, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बी इज अ फॉर्मर, मतलब बी जो है बी हमारे पास फॉर्मर, बी इज अ फॉर्मर एंड द फादर ऑफ ई, मतलब बी जो आ गया, बी इज द फादर ऑफ ई। ठीक है ना, बी हमारा फॉर्मर है, फादर आ गया, और ये हमारे पास क्या है फॉर्मर, बी इज द फॉर्मर एंड फादर ऑफ ई। ठीक है, देन एफ इज अ डॉक्टर, एफ हमारा एक डॉक्टर है, एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई, पैटर्नल मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई, मतलब ई के फादर का फादर, तो पैटर्नल हुआ तो मदर का फादर होता था मैटरनल ग्रैंडफादर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब फादर का फादर, तो मतलब जो हमारा एफ है, एफ इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब मेल आ गया, एफ इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देन आ गया सी हु इज द हाउसवाइफ, सी हु इज, अब सी हमारे पास कहीं रिलेट नहीं हो रहा, सी हु इज द हाउसवाइफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो डी भी कहीं नहीं है, मतलब जो हमारे पास रिलेशन नहीं होगा उसको कहीं साइड पर ड्रॉ कर देंगे, जैसे बोला सी हु इज द हाउसवाइफ, सी हु इज अ हाउसवाइफ मतलब किसी की वाइफ होगी है, सी हु इज अ हाउसवाइफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, बी की डॉटर इन लॉ, इसका मतलब बी के बेटे से सी की शादी हो गई, तभी तो सी लगी डॉटर इन लॉ ऑफ डी, और डी जो भी फादर इन लॉ या मदर इन लॉ दोनों हो सकता है, मतलब जेंडर नहीं है। ई इज नॉट मैरिड, ई इज नॉट मैरिड मतलब ई हमारे पास मैरिड नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारे पास अनमैरिड कपल था, अनमैरिड ये ही बजाएगा, मतलब हमारे पास 3 कपल मैरिड है, एक हमारे पास सी के साथ रिलेशन आ गया और बाकी इस तरीके से। अच्छा, जी इज एन इंजीनियर एंड अंकल ऑफ ई, अच्छा एफ हमारे पास डॉक्टर था, एफ हमारे पास डॉक्टर था, जी एक इंजीनियर है अंकल ऑफ ई का अंकल कौन लगा, ई का अंकल मतलब ई के जो फादर है उनका भाई लगना चाहिए, अंकल है ना, वैसे इसकी भी मैरिज होगी क्योंकि हमारे पास 3 कपल्स होने चाहिए, तो हमारे पास आ गया ये जी, इस तरीके से एक पॉसिबिलिटी है कि जी हमारा इंजीनियर है एंड अंकल है ई का। ठीक है, ये भी आ गया। अब देखो हमें इस चीज को से कनेक्ट करना है, ठीक है ना, अब देखो ई की तो शादी होगी नहीं, हमारे पास मेंबर थे 7, उसमें से ये रह गया अकेला, पीछे हमारे पास 6 मेंबर्स, हमारी ये डायग्राम थी, उसमें से ये हम साइड पर ड्रॉ कर रहे थे, तो इसका मतलब ये जो 3 मेंबर्स बाकी बचे हैं ई को छोड़ के वो सारे क्या होंगे, मैरिड होंगे, क्योंकि हमें बोला था हमारे पास 3 कपल्स मैरिड है, हमारी मेन डायग्राम ये बन रही है ना, ये तो मैंने साइड पे रखा था, इसको मैं इससे कनेक्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे पता था कि ई हमारा अनमैरिड मेंबर है और बाकी जो 6 मेंबर्स हैं वो सारे मैरिड है, ये तो 3 कपल्स है, तो मेरे पास ये 3 है, तो मतलब इसकी भी मैरिज हुई होगी, इसकी भी मैरिज हुई होगी, इसकी भी मैरिज हुई होगी, हाँ तीनों में से तो 3 फीमेल्स, अच्छा यही 3 फीमेल्स है हमारे पास, तो बाकी 3 तो ये तो मेल्स हैं। अब देखो अगर इस चीज को आपने से कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली मैं डी को यहाँ रखूंगा, है ना, तो डी को तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो नीचे वाला तो इससे शादी हो नहीं सकती क्योंकि ये तो अनमैरिड है, मतलब अगर आप इसको से कनेक्ट करते हो, अगर आप डी को यहाँ रखते हो, तो अगर आप डी को यहाँ रखते हो तो डी के साथ हमारे पास नीचे बॉटम पे सी जो है, सी की मैरिज होगी, सी की मैरिज होगी, उसने हमने बोला था सी इज नॉट, देखो ये मैंने पढ़ा नहीं आगे, देयर इज एन इंटीरियर डिजाइनर, अ प्रोग्रामर एंड अ साइंटिस्ट, सी इज नॉट द मदर ऑफ ई, ई की जो मदर है सी नहीं है, मतलब यहाँ पे सी नहीं आ सकता, बी इज नॉट मैरिड टू डी, बी के साथ डी की शादी भी नहीं है, मतलब डी यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब सी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, तुम्हारे बचा कौन सा, हमारे बच गया देखो ए, बी सी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, ई आ गया हमारे पास, वो एफ आ गया हमारे पास, जी आ गया, मतलब ए, अकेले ए ही नंबर बचा, मतलब ए यहाँ पे आना चाहिए, ए ही बचा क्योंकि सी और डी यहाँ हो नहीं सकते और बाकी अल्फाबेट्स हमारे यहाँ पे यूटिलाइज, मतलब ए बचा, तो मतलब ए के साथ डी आ गया, इसके साथ ये आ गया, तो जी के साथ यहाँ पे आ गया हमारे पास ये बन गया डी, डी के साथ मतलब ये बेसिकली हमारा डी, तो हमारे पास कौन सा नंबर बच गया है, हमारे पास नंबर बच गया है ए बी
सी डी ई एफ जी, तो हमारा ये हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन, अब लेकिन हमारे पास प्रोफेशन नहीं पता ना, प्रोफेशन हमें सिर्फ डॉक्टर, फार्मर और इंजीनियर पता है। अब हमें बोलता है उसमें हमारे पास एक इंटीरियर डिजाइनर भी, एक प्रोग्रामर भी, एक साइंटिस्ट भी, लेकिन हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। वो क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। एफ की डॉटर इन लॉ, अब देखो एफ की डॉटर इन लॉ कौन होगी, देखो इसका था ये बेटा, तो ये दोनों भाई, तो ये दोनों बेटे हुए। एफ की डॉटर इन लॉ, ये एफ की डॉटर इन लॉ इसको बोल सकते हो, बिल्कुल। कहता है व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ इफ एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ प्रोग्रामर। कहता है कि एफ जो है इज द ग्रैंडफादर ऑफ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का ग्रैंडफादर, तो मतलब प्रोग्रामर को हो गया उस केस में हमारे पास प्रोग्रामर ये होगा। मैं सर्कल, ये प्रोग्रामर, ठीक है सर्कल कर रहा हूं, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारी परमानेंट डायग्राम यही है। उसने बोला कि व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की डॉटर इन लॉ, एफ की डॉटर इन लॉ का क्या प्रोफेशन होगा, अगर मेरे पास इफ एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर का ग्रैंडफादर, तो प्रोग्रामर हो गया ही, तो अगर प्रोग्रामर ई हो गया तो मेरे पास बच गया एक इंटीरियर डिजाइनर और एक साइंटिस्ट। तो इंटीरियर डिजाइनर साइंटिस्ट में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इंटीरियर डिजाइनर और साइंटिस्ट में से कुछ भी हो सकता है। इसके हमारे पास ऑप्शन है साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नन ऑफ दिस। ठीक है, साइंटिस्ट तो हो सकता है ना, अगर ये प्रोग्रामर है, अगर ये प्रोग्रामर है, ये फॉर्मर, ये डॉक्टर, तो मतलब ये इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है। और हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइंटिस्ट होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम नहीं बता सकते ना, हम ए और बी का प्रोफेशन नहीं, ए और सी का प्रोफेशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सर्टेन कंक्लूजन नहीं है कि ये साइंटिस्ट है या इंटीरियर डिजाइनर। तो इस ऑप्शन आ गया कैन नॉट बी। ये जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिया, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ इफ एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इफ डी इज अ प्रोग्रामर, इफ डी इज अ प्रोग्रामर। अब देखो ये तीन मेल है, ये फीमेल, अच्छा देखिए ना, ये मेल, हमारे पास मेल कितने थे, हमारे पास 4 मेल थे ना, तो ये बेसिकली मेल ही होगा ना, ठीक है ना, ये इसके जेंडर लगाता हूं मेल होगा। कहता है इफ डी इज अ प्रोग्रामर, अगर डी हमारा प्रोग्रामर हो जाए, अगर डी हमारा प्रोग्रामर हो जाए एंड द साइंटिस्ट इज नॉट अ वुमन, साइंटिस्ट इज नॉट अ वुमन, देन व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ ई, ई का ऑक्यूपेशन क्या होगा। अब देखो, अब जब हमने इसको प्रोग्रामर देखो, मेरे पास बचा एक ई का प्रोफेशन, एक सी का और एक ए का, तीन बचे। ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों बचे हैं, लेकिन इन तीनों में से भी हमारे पास ए और सी क्या है, वुमेन है, और ये हमारे पास मैन। उसने बोला कि ये प्रोग्रामर हो गया, और जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट इज नॉट अ वुमन, जो साइंटिस्ट है वो वुमन नहीं होनी चाहिए। तो मतलब साइंटिस्ट सी भी नहीं हो सकता, साइंटिस्ट ए भी नहीं हो सकता, तो साइंटिस्ट कौन सा बचा हमारे पास केस में, तो साइंटिस्ट हमारे पास होगा मैन। ठीक है, ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा था वैसे आप आई थिंक अपने किए हुए हैं, चल फिर भी लिखिए।
देखिए ये आपका क्वेश्चन, इसको रीड करिए, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, करिए, ट्राई करिए।
देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, A and his wife B has a family of 3 generations comprising 30 members. The total members मेरे पास 13 members हैं और स्टार्ट कहाँ से ले A से. A and his wife B, मतलब B wife आ गया, A आ गया husband. A and his wife B has a family of 3 generations comprising of 30, मतलब 3 generations की बात हो रही है. टोटल 30 members इसमें 6 females हैं 7 males. ये याद रखना 6 females हैं और 7 males. ठीक है. Some of the A's children are married and none of his grandchildren are married. मतलब इसके जो बच्चे हैं उनकी शादी हुई, लेकिन जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन उनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई. एंड नन ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन आर मैरिड. किसी भी ग्रैंड चिल्ड्रन की मैरिज नहीं हुई. ठीक है. अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बी हैज अ डॉटर इन लॉ नेम्ड सी. बी की डॉटर इन लॉ मतलब कि बी का जो बेटा होगा उसकी शादी भी होगी. बी हैज अ डॉटर इन लॉ नेम्ड सी. बी हैज अ डॉटर इन लॉ नेम्ड सी एंड 2 सन इन लॉ. 2 सन इन लॉ मतलब उनकी तो बेटियों की शादी हुई होगी. एक बेटी आप ले लो, एक बेटी मैंने ले ली ये, एक बेटी ले ली मैंने. ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है. एंड 2 सन इन लॉज. इस तरीके से ये दोनों होंगे उसके सन इन लॉज. ये सन इन लॉ है, ये सन इन लॉ है, ये सन इन लॉ है, ये दोनों सन इन लॉ है. ठीक है. B has a daughter in law named C and 2 son in laws, one being D. अब इन दोनों सन इन लॉ में से एक D है, तो दोनों के दोनों खालियां कहीं कर दो. यहाँ पे से यहाँ पे मैंने मान ली यहाँ पे आ गया D. ठीक है. एक सन इन लॉ हो गया हमारे पास D. ठीक है. ये है हमारा D. दिख रहा है ना? ये आ गया D. सन इन लॉ आ गया D. ठीक है. देन आ गया E's brother is F. अब उनको E और F कहीं नहीं. अब मैं साइड ड्रॉ करता हूँ. E's brother मतलब E का भाई. E's brother F. E's brother is F who has 2 nephews and 2 nieces, one being G. मतलब E का जो ब्रदर F है, इसके E का जो ब्रदर है F, इसके 2 नेफ्यू हैं और इसके 2 नीस हैं और उनमें से एक है G. अब G का मुझे पता नहीं नेफ्यू या नीस है, उसमें से एक है G. ठीक है. E जो है, E का जो भाई है F, उसके 2 नेफ्यूज हैं, 2 नीस है, उसमें से एक है हमारे पास G. ठीक है. इसको कनेक्ट करेंगे. देन आ गया K F सिस्टर, F की बहन. मतलब K जो है F सिस्टर, K F सिस्टर मतलब F की बहन. मतलब K जो है F की बहन. अब जो ऊपर F का जेंडर मुझे पता नहीं है, तो F का मैं जेंडर नहीं लगा देता हूं. K F sister has 2 children. K जो कि F की बहन है, इसके 2 चिल्ड्रन है. C who is the sister in law to F. अब देखो C है, C जो है सिस्टर इन लॉ है F की. अब देखो C इसकी डॉटर इन लॉ थी क्योंकि इसके बेटे से शादी हुई थी, तो C सिस्टर इन लॉ तब लगेगी F की जब F का रिलेशन जो F के बेटे के साथ में रिलेशन में होंगे. मैं फिर समझा रहा हूँ. C जो है सिस्टर इन लॉ है F की. C की सिस्टर इन लॉ है F की. इसका मतलब C की जिससे शादी हुई है उसका ब्रदर या सिस्टर होगा F, है ना? C की जिससे शादी हुई है या तो उसका ब्रदर होगा F या तो उसकी सिस्टर होगी F, तभी तो C उसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी. लेकिन हमें पता है F का जेंडर क्या है, मेल. मतलब C की जिससे शादी हुई है उसका ब्रदर होगा. अब C से शादी हुई है, वो हमारे पास B का बेटा है, तो मतलब इसका भाई होना चाहिए F, है ना? इसका भाई होना चाहिए. लेकिन हमारे पास इसकी एक ये बहन है और ये भी इसकी बहन है, दोनों बहनें हैं, तो मतलब हमारे पास इसका एक भाई होना चाहिए था. तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इसका एक भाई होगा. मतलब ये और ये ऐसे ऐसे बोलो आप, ये और ये दोनों क्या है, भाई. सिंगल. ये और ये भाई है. मतलब C के साथ शादी हुई, उसका भाई था F, उसका भाई था F. ठीक है. हाँ, है ना? अब देखो C के साथ शादी हुई, उसका भाई आ गया है. अब K है ना, अब K की जो K है वो सिस्टर. K और F में क्या है, रिलेशन सिस्टर का. तो ऑब्वियसली K इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर है. ये भी सिस्टर है, ये भी यहाँ तो नहीं सकता क्योंकि K या तो मेल हो जाएगा. मतलब K इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है. ठीक है. K इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है. साथ में ये भी काउंट करना हमारे कितने फैमिली मेंबर्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स हो गए हमारे पास. अब देखो अगर हमारे पास 9 मेंबर्स हो गए, हमारे पास 2 नेफ्यू हैं, 2 नीस है ना?
और उसने बोला था ये किसके, एफ के, एफ के। देखो अगर एफ यहाँ पे है तो एफ के दो नेफ्यूज नीचे आएंगे, नीचे वाली जनरेशन में, यहीं पे दो नेफ्यू दो नई नीसीज होंगी, तो 2 2 4 2 6 2 8 9 और 4 13, जो 4 नीचे आएंगे, दो नेफ्यूज दो नीसीज, उनको मिलाकर टोटल 13 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे कहीं ऐड में और नीचे ही जाएंगे नेफ्यू और नीसीज, ठीक है। C, who is the sister-in-law to F, has 4 nephews and nieces. अब कहता है जो F है, C, who is the sister-in-law to F, has 4 nephews and nieces. मतलब C के भी 4 nephews, मतलब C जो है इसके भी टोटल 4 nephews and nieces. अब nephew और nieces C के मतलब वो C के बच्चे नहीं, C के भाई या बहन के हैं, उससे नहीं, उसके फैमिली के नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब जो C है, अब C के 4 nephew nieces हैं और F के भी 2 नेफ्यू 2 नीसीज हैं, मतलब वो जो 4 मेंबर्स होंगे हमारे पास थर्ड जनरेशन में, वो ना ही C की आगे वाली जनरेशन होगी ना ही F की जनरेशन होगी, मतलब वो जनरेशन निकलेगी हमारी इन दोनों की निकलेगी ना, क्योंकि इन दोनों में से कहीं है K फंसाता हूं मैं, तो K के 2 बच्चे हैं, तो K लगेगी यहाँ होगा तो 2 बच्चे इसके आ जाएंगे, फिर 2 बच्चे इसके आ जाएंगे, अगर K यहाँ तो इसके 2 आ जाएंगे। अब बात है K आएगा वहां पे, H, who is the husband of J in the family। अब देखो हमारे पास यहाँ से क्लियर हुआ, H जो कि हस्बैंड है J का। अब देखो H का नाम, H who is the husband, यहाँ पे D है, तो मतलब H who is the husband of J, यही फिल कर सकते हैं। H who is the husband of J in the family has a daughter M, यानी कि अब यहाँ पे क्या आ गया इसका मतलब, अब इनकी डॉटर has a daughter M, has a daughter M and a son, इनकी एक डॉटर भी है और एक सन भी है, ठीक है। N has a sister। अब देखो ये दोनों F के क्या लगे, नेफ्यू और नीस, ये दोनों इसी के क्या लगे, नेफ्यू और नीस, मतलब अगले जो दो बेटे होंगे वो भी हमारे K से ही निकलेंगे, उसने बोला था बस K के भी 2 बच्चे हैं, K के 2 बच्चे हैं, हाँ। N has a sister, N की एक सिस्टर है and 2 cousins L and M, मतलब N का जो रिलेशन है L और M के साथ वो कजिन्स क्या है, मतलब अगर आप N यहाँ रखते हो, N has a sister, N has a sister, N has a sister and 2 cousins L and M, and 2 cousins L and M, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कौन सा बच गया हमारे पास, अच्छा हमारे पास ये बच गया ना C का, यहाँ पर हमने कुछ मिस कर दिया क्या, हमारे पास मेल्स कितने होंगे हमारे पास, पहले हमारे पास फीमेल्स आ गई 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फीमेल्स लिए, 6 फीमेल है ना बस, 1 2 3 4 5 6 फीमेल्स हो गई हैं, तो मतलब ये मेल होगा, तो ये मेल होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ ये देखिए ना यहाँ पे जी आएगा, उसने बोला था जो 2 नेफ्यूज और 2 नीसीज उसमें से एक जी है, मतलब ये जी होगा, तो ये जी है तो ये क्या बच गया, A B C D E, ये आ गया E F G H J K L M, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया डायग्राम जो हमारी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और हमने बोला है L इज द सन ऑफ, L किसका बेटा है, L इज द सन ऑफ, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन है J E F K, J E F K, तो L इज द सन ऑफ J, बिल्कुल ठीक। सेकंड है हमारे पास Which of the following is a brother and sister pair, ब्रदर और सिस्टर का पेयर कौन सा बना रहा है, H and C, देखो H कहाँ है, H हमारे पास यहाँ पे है और C हमारे पास यहाँ पे, ये दोनों तो इन लॉज की फैमिलीज में लगे ना, ये ब्रदर सिस्टर हो नहीं सकते। G and M, M ये है, J ये भी नहीं है, F and J, F and J, हाँ ये देखो B के टोटल बेसिकली 4 बच्चे थे, ये 2 बेटे और ये 2 बेटियां, तो F और J क्या हुआ, ब्रदर सिस्टर, F और J हमारे पास ब्रदर सिस्टर है, तो हमारे पास जो ब्रदर सिस्टर का पेयर आ जाएगा दैट इज F and J, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क के लिए है वो बेसिकली, ठीक है। एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक क्वेश्चन है वो, अगर आपको समझ आएगा तो आई थिंक वो आप ट्राई कर लोगे, ठीक है। ऐसा ही इसी टाइप का ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, छोटा सा ही है।
देखिए मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ, आपको पता रहेगा क्वेश्चन। There are 12 members in a family and there are 4 married couples of 2 different generations. ठीक है? B is the grandmother of S. C is the sister-in-law of F or vice versa. Vice versa मतलब C is the sister-in-law of F, F is the sister-in-law of C. और vice versa. यहाँ इन दोनों में से एक हो सकता है. E is the brother of F who has only one son. P is the grandson of R who is the father-in-law of D. B married to J, who is the father-in-law of E, who has only one child. H is the mother of T. G is the daughter of D, who is the brother-in-law of E. ये क्वेश्चन आपका होता है रिलेशन क्या होगा T और D में. T और D में क्या रिलेशन हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हुए सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर. What is the relation? अब बेसिकली आपको बताना what is the relation between T और D में आप लोगों से T का D के साथ आना है, D का D के साथ आना है. बेसिकली इसका क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में है. What is the relation of E towards F? T का रिलेशन क्या होगा? अब होता है T का रिलेशन क्या होगा F के साथ? F का नहीं, T का रिलेशन क्या होगा? T ब्रदर होगा, F का T सिस्टर होगा, T मदर होगा, T फादर होगा, जो होगा. ठीक है जी. तो ये आपका क्वेश्चन है, याद रखकर ट्राई करेंगे. इसी तरीके का पजल है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में. पीओ में या क्लैरिफिकेशन तो छोटे आते हैं, पीओ में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. बाकी इसकी प्रैक्टिस करिए. ये था हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक. ठीक है, बाकी अब हम देखते हैं अगला टॉपिक मैथ का स्टार्ट करेंगे कोई. ठीक है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करिए. मैं इसकी वर्कशीट बना के भेज दूंगा आपको. ठीक है, थैंक यू.